हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि लास्ट पेपर वन का हमने क्या कंप्लीट किया था, सेट ऑफ हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं एक या दो इलस्ट्रेशन कराती हूँ सेट ऑफ की, उसके बाद हमने स्टार्ट करनी है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। जी हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं आज, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फटाफट से अभी हम देखते हैं इलस्ट्रेशन ऑफ सेट ऑफ। चलिए आपका रिवाइज भी हो जाएगा सेट ऑफ। देखिए सबसे पहले क्या इलस्ट्रेशन है, Mr. Dinesh has the following income of previous year 2021। previous year 2021 की इनकम दी हुई है। इनकम फ्रॉम owning and maintaining रेस horses। ये पढ़ते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए क्या, कि ये तो ऐसा सोर्स है जो सिर्फ खुद से ही सेट ऑफ होगा, ये किसी और से परमिजिबल नहीं है। उसके बाद इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। क्या टेक्सटाइल बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस है? नहीं, दिस इज द नॉर्मल बिजनेस। ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉसेस। नॉर्मल बिजनेस का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है। हमने कहा था जब हम कैरी फॉरवर्ड करके बिजनेस का लॉस आगे ले जाएंगे तो सिर्फ वो बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस हो चाहे वो स्पेकुलेटिव हो, वो अपने घर में सेट ऑफ होगा। अपने घर के दरवाजे में वो चेंज कर सकता है पर किसी और के घर में वो नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस का बिजनेस लॉस जो है, सॉरी रेस सोर्सेज का जो लॉस है अदर सोर्सेज में आता है, वो सिर्फ सेम सोर्स से ही सेट ऑफ होगा। अदर सोर्स की किसी और इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होने वाला। अगर अदर सोर्सेज में कोई और इनकम गिवन होती तो वो वहां से भी सेट ऑफ ना होता। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज को सेट ऑफ होने के लिए सेम सोर्स चाहिए। चलिए देखिए इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज 75,000, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना 96,000, जो बच गया 21,000। क्या उसको हम बिजनेस में जाके सेट ऑफ करेंगे? नहीं, वो यहीं से सेट ऑफ होगा। अगर सेट ऑफ नहीं हुआ देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट ईयर में फिर से ले जा सकते हैं। 21,000 को हम नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे। उसके बाद देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड जो इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल था 95,000 था, उससे 50,000 सेट ऑफ हो सकता है तो 45 की इनकम आई एंड 21 का लॉस जो है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से वो हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस का जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है वो सिर्फ बिजनेस से ही होगा, वो ओके वो हो गया, उसके बाद भी इनकम बच रही है। यहाँ समझने का पॉइंट ये है कि जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज से हमारा जो लॉस आ रहा है बच रहा है, वो इससे सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सोर्स के साथ ही सेट ऑफ होता है। हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे ले जाओ। ठीक है, उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। चलिए देखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज कंप्यूटेड है। हमने सैलरी का नाम सोचते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए बिजनेस का लॉस जो है वो कभी भी सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, लोग बिजनेस में लॉसेस दिखाते हैं, सैलरी आ रही होती है और उसको सेट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। एक बात बताओ, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का क्या लॉस स्पेकुलेटिव की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल, बट स्पेकुलेटिव का ओनली स्पेकुलेटिव से होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 90, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है। एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमने कहा था बहुत एटीट्यूड में रहता है, वो कभी भी दूसरे दरवाजे में भी नहीं जाता। शॉर्ट टर्म दूसरे रूम में भी नहीं जाने वाला वो, तो वो शॉर्ट टर्म के पास भी नहीं जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कैजुअल इनकम, अगर कैजुअल इनकम को कमाने में कोई लॉस हुआ है तो उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ कैजुअल कैजुअल तरीके से कमाने वाली इनकम को कंसिडर किया जाएगा। चलिए वेरी इजी, अगर आपने सेट ऑफ का टॉपिक अटेंड किया है तो सैलरी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, लॉस फ्रॉम प्रॉफिट था स्पेकुलेटिव बिजनेस से, नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, बट यही अगर स्पेकुलेटिव का लॉस होता तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेटिव कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द स्पेकुलेटिव ओनली। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया,
विनिंग फ्रॉम लॉटरी आ गया, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सीधा का सीधा नेक्स्ट ईयर में ले जाओ। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला जो गेन है वो दूसरे रूम में भी नहीं जाता, घर के बाहर जाना तो उसके लिए बहुत दूर की बात थी। यही हमने पढ़ा था, ये आपको समझ में आ गए होंगे, आपने अटेंड किए होंगे। इफ यू हैवंट अटेंड येट ऑल्सो, आप प्लीज पीछे जाइए, पीछे जाकर सीरीज में हमने स्टार्ट किया है। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो यू कैन गो, पीछे जाइए, आप लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, हमने स्टार्टिंग से किया है। प्लीज अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे देन यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, और इसके बाद हम सीरीज लाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट डिडक्शन। डिडक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था जीटीआई एक निकलती है ग्रोस टोटल इनकम, उसमें से लेस होती है डिडक्शन, फिर आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम जिसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। अब एक बात बताओ, जीटीआई समझने के लिए हमें क्या करना जरूरी था? 5 हेड्स पढ़ने जरूरी थे। जीटीआई के लिए हमें 5 हेड पढ़ने बहुत जरूरी थे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। उसके बाद 2 चीजों की एडजस्टमेंट, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये सब जब ये 7 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ओनली देन यू हैव विच, आपको जो नेट अमाउंट मिलता है यू कंप्यूट इट एज अ जीटीआई। आप इसको जीटीआई बुलाते हो। उसके बाद उसमें से डिडक्शन लेस करोगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम का मतलब क्या हुआ? ऐसी इनकम विच इज रेडी टू कंप्यूट द टैक्स, विच इज रेडी टू कंप्यूट द टैक्स, जिसके ऊपर हम डायरेक्ट टैक्स कंप्यूट कर देंगे। टैक्स कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। We have to study only up to the total income. This is the last topic of taxes. This is the last topic of taxation. इसके बाद हमारा टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी का टॉपिक बचा है वो करवाऊंगी, एंड टोटल इनकम एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे अलोंग विद द अदर सब्जेक्ट एज आई प्रॉमिस टू यू। चलिए मैं जैसे आपको डिडक्शंस करवाऊंगी, मैं आपको इंपॉर्टेंस के मैनर में करवाने वाली हूँ डिडक्शन। आज हम मेनली 2 डिडक्शंस पे फोकस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एटीसी एंड एटीडी। एटीसी एंड एटीडी पे हम फोकस करने वाले हैं क्योंकि ये मुझे डिटेल में करवानी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती बिल्कुल भी, इवन हम किसी के साथ भी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ये 2 टॉपिक अच्छे से करने हैं। चलिए हम करते हैं स्टार्ट डिडक्शन पार्ट नंबर 1। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है डिडक्शन पार्ट नंबर 1। टाइप्स ऑफ डिडक्शन, 2 टाइप्स की डिडक्शन होती हैं। एक होती है पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड, मतलब आप देखो अगर डिडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, डिडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, जितनी आपकी जीटीआई है वही आपकी एनटीआई बन जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, टैक्स बचाने के लिए हम कुछ डिडक्शंस करते हैं, टैक्स बचाने के लिए हम कुछ डिडक्शंस करते हैं। डिडक्शन कैन बी पेमेंट बेस्ड और डिडक्शन कैन बी इनकम बेस्ड। पेमेंट बेस्ड एटीसी से एटीयू तक है जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड या पेमेंट बेस्ड है, और कुछ इनकम बेस्ड है। ये 2 तो हम पढ़ेंगे बट ये हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन एटीसी, जो हर बच्चे को जनरली पता होगा। एटीसी क्या है? एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन सेक्शन है। एटीसी क्या कहता है? एटीसी कहता है आप कहीं इन्वेस्ट कीजिए पैसा, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपने पैसा वहां इन्वेस्ट किया तो आपकी जीटीआई में से कुछ पैसे घटा दिए जाएंगे जितना आप इन्वेस्ट करोगे। क्या जितना मर्जी मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ? जी नहीं, हम जितने भी पॉइंट एटीसी में पढ़ेंगे उनकी ओवरऑल लिमिट उस पे लग जाएगी 1,50,000। हम बहुत सारे पॉइंट्स एटीसी में पढ़ने वाले हैं, बट ध्यान रखिए जितने भी पॉइंट्स हम एटीसी में पढ़ लेंगे उन सबको मिला के भी 1.5 लाख से ऊपर आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? एटीसी। अब देखिए एटीसी की डिडक्शन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। एटीसी की डिडक्शन
कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ। कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जो जो मोड 80C में बताए हैं वहां वहां इन्वेस्ट करता है, जो जो मोड 80C में बताए हैं वहां वहां इन्वेस्ट करता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1,50,000। इट इज द ओवरऑल लिमिट, नॉट इंडिविजुअल लिमिट फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का 150 नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 80C। इकट्ठा कर लो जितना बल्क बनता है, 150 के ऊपर डिडक्शन नहीं देना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने, अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, क्या पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है जो इंश्योरेंस पे किया है वो प्रीमियम कब रिलेट करता है। पहले तो कौन कौन पे कर सकता है, हमने कहा अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ ये दो पे करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। इंडिविजुअल किसके लिए पे करे तो डिडक्शन मिले, एचयूएफ किसके लिए पे करे तो डिडक्शन मिले, इंडिविजुअल किसके लिए पे करे तो डिडक्शन मिले, एचयूएफ किसके लिए पे करे तो डिडक्शन मिले। चलिए, इंडिविजुअल अगर सेल्फ के लिए करता है, अगर मैं अपने खुद के लिए करूंगी तो मुझे डिडक्शन अलाउड है। अगर अपने स्पाउस के लिए किया जाएगा, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, वाइस वर्सा, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रन के लिए किया जाएगा, मिल जाएगा। इट डजंट have any linkage with the dependent children और independent children। अगर आपने चिल्ड्रन के लिए पे किया है तो आपको मिल जाएगा। इसको ध्यान रखिए, पेरेंट्स इसमें नहीं आते हैं, पेरेंट्स इसमें नहीं आते हैं। जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, आपको याद रखने का तरीका, एक बात बताओ, गवर्नमेंट एग्जाम से तो आप बहुत वाकिफ हैं। सबसे एक और जो फेमस एग्जाम जिसको बोल सकते हैं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी रिप्लेस्ड बाय सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन। तो इंडिविजुअल को किसके रिगार्डिंग मिलेगी, एसएससी वाले एग्जाम्स के रिगार्डिंग डिडक्शन मिल जाएगी। एचयूएफ को किसके रिगार्डिंग मिलेगी, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। अगर एचयूएफ ने किसी भी अपने एचयूएफ के मेंबर के लिए इंश्योरेंस की पेमेंट करी है तो डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। इंडिविजुअल को मिल जाएगी, एचयूएफ की मिल जाएगी। इंडिविजुअल किसके लिए करे तो मिले, एसएससी के लिए करे तो मिले, एचयूएफ किसके लिए करे तो मिले, मेंबर्स के लिए करे तो मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद हमें कुछ कैटेगरीज में पढ़नी है पॉलिसीज। देखो, लेटेस्ट तो यही है, बट मैं 80C एंड 80D में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ये दो सेक्शंस को डेप्थ में पढ़िए, ठीक है। अगर पॉलिसी ली गई है 1/4/2012 से पहले, अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले पॉलिसी ली गई है तो जितना प्रीमियम आपने पे किया एक साल में और 20% ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब क्या, सम एश्योर्ड, पॉलिसी का मतलब क्या, सम एश्योर्ड, दोनों में से जो लोअर है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। दोनों में से जो लोअर है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। डन, ओके डन। चलिए, अगर अभी हमने पढ़ा बिफोर 12, अगर 12 से 13 के बीच में, 12 से 13 मतलब 1/4/12 से 31/3/13, 1 अप्रैल 12 से लेके 31 मार्च 13 तक है, तो प्रीमियम ये नॉर्मल पर्सन के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे मैंने नहीं लिया है क्योंकि आप इतना सफिशिएंट है, आप करिए, मैं ऑलरेडी डेप्थ में करवा रही हूँ। प्रीमियम और 10% ऑफ सम एश्योर्ड व्हिच एवर इज लोअर। उसके बाद आ जाइए वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में मिलेगा ही। आप ध्यान रखिए, इसका सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता है, बट टोटल इनकम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें ये पक्का ही पॉइंट आपको मिलने वाला है। चलिए, उसके बाद 1/4/13 के बाद अगर पॉलिसी ली है, अगर 1 अप्रैल 13 के बाद पॉलिसी ली है तो क्या होगा, आपको चेक करना है क्या वो नॉर्मल पर्सन है या वो डिसेबल पर्सन है। जिसकी लाइफ का प्रीमियम हुआ है वो नॉर्मल पर्सन है
या डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, जिसको कोई डिसेबिलिटी है, अगर वो नॉर्मल पर्सन है तो सिंपल 10% ऑफ द sum assured or premium paid, whichever is lower. 10% or the sum of the sum assured or premium paid, whichever is lower. In case the person is disabled, in case the person is disabled और diseases वाला कोई person है, तो प्रीमियम पेड ऑफ 15% ऑफ पॉलिसी। क्यों कहा जा रहा है? डिसेबल को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, डिसेबल्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, उनको 15% ऑफ द पॉलिसी मिलेगा। हियर वी कंप्लीट आर LIC का पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने कवर कर लिया है। सिंपल, अगर 1/4 के बाद तो क्या नॉर्मल पर्सन है तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ सम एश्योर्ड व्हिचएवर इज लोअर। इन केस द पर्सन इज डिसेबल, प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी व्हिचएवर इज लोअर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद और इन्वेस्टमेंट कौन सी है? हमने सैलरी में पढ़ा था, यहाँ पे पीपीएफ ऐड हो गया। अगर आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की है, इन केस यू हैव इन्वेस्टेड इन द पीपीएफ, तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगी, जितना आप इन्वेस्ट किया है। एसपीएफ हमने वहां पढ़ा था, एसपीएफ में चाहे अगर एम्प्लॉय खुद करवा रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगी, आरपीएफ में भी मिल जाएगी, पर गंदा सा नाम था यूपीआरएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ में नहीं मिलने वाली है। सो दिस इज अ बिग नो फॉर यूआरपीएफ। हमें मिलेगा पीपीएफ, एसपीएफ एंड आरपीएफ। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट इन एनएससी आप कर रहे हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगा। उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन भी यही मिलेगी, बट वो इंटरेस्ट ओनली वो 5 इयर्स वाले एनएससी का होना चाहिए। अगर किसी बहुत पुराने एनएससी का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो हम रिमूव कर देंगे वहां से, 5 इयर्स वालों का मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद है हाउसिंग लोन। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है तो फटाफट से बताइए, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम डिडक्शन लेते थे 24B के अंदर। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 24A में, 24B में बताइए हम क्या लेते थे? 24B में हम लेते थे इंटरेस्ट ऑन लोन, बट वो इंटरेस्ट ऑन लोन था, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन इज नॉट कंसिडर्ड इन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ इंटरेस्ट कंसीडर किया जाता है, प्रिंसिपल की पेमेंट कहाँ कंसीडर होती है? 80C में कंसीडर होती है। कहाँ कंसीडर होती है? 80C में कंसीडर होती है। अब उसके लिए क्या कंडीशन है? वो जो लोन था वो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना चाहिए, वो लोन या परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन शैल बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हो, और लोन आपने गवर्नमेंट से लिया हो, बैंक से लिया हो, एफआई से लिया हो। आप नॉर्मली याद रखो, आपको रीपेमेंट ऑफ लोन में प्रिंसिपल की डिडक्शन मिलेगी 80C में, बट इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है। चलो पहले मैं एटीसी कंप्लीट करती हूँ, हम एटीसी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है हमने? अगर एफडी इन शेड्यूल्ड बैंक, टैक्स सेवर एफडी करी है शेड्यूल्ड बैंक में 5 इयर्स और मोर की, तो क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। किस पे मिलेगा? टैक्स सेवर एफडी पे मिलेगा। उसके बाद अगर ट्यूशन फीस पेड की है, इफ ट्यूशन फीस इज पेड बाय एन इंडिविजुअल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, कितना हुआ? 2 चिल्ड्रन। अलाउंसेस में भी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन था सैलरी में। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है? एजुकेशन में ट्यूशन फीस की जो पेमेंट है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, लिमिट कुछ भी नहीं है, अप टू 1.5 लाख तक वो ओवरऑल लिमिट है। उसके बाद अगर सीनियर सिटीजन स्कीम एसएससी एसएसएस में स्कीम है, पेंशन ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, अगर इन सब की पेंशन स्कीम है तो भी डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, एलआईसी का प्रीमियम मेरा एलिजिबल है 1 लाख के लिए, एनएससी एलिजिबल है 20,000 के लिए, मैंने एफडी भी करा ली 30,000 के लिए, ये सब तो एलिजिबल है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया? ट्यूशन फीस भी पे करी 60,000, ये टोटल कितना हो गया?
1,50,000 प्लस 60 2,10,000 हो गया। अब 210 क्या मुझे मिलेगा? एलिजिबल अमाउंट तो है क्योंकि सारे फंड्स गवर्नमेंट ने बताए हैं, बट ओवरऑल लिमिट क्या हो जाएगी? 1,50,000। 150 से ऊपर आपने नहीं देना है इन सेक्शन 80C। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये सेक्शन समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं 80D, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बाकी जो सेक्शन है नॉन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आज ये दो करवाऊंगी, ये दो डेप्थ में कीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सेक्शन। चलिए, अभी हम करने वाले हैं 80D। 80D किस चीज से डील करता है? चलिए देखते हैं। 80D डील करता है, 80D डील करता है किससे? इट डील्स विद द मेडिकल प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है, अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है, तो डिडक्शन कहां मिलेगा? 80D में मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस का कहां मिल रहा था? 80C में। चलिए, अब बताओ इंडिविजुअल किसके लिए करवा सकता है? वहां क्या था? SSC। बट यहाँ पे खुद के लिए भी है, स्पाउस के लिए भी है, बट चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट। चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट है तभी होगा, और पेरेंट्स पे ऑलवेज होगा, चाहे वो डिपेंडेंट है या नहीं है। मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ मिस्टेक, कंफ्यूजन रहती है 80C एंड 80D में। एक सेकेंड प्लीज। कंफ्यूजन कहां रहती है? 80C और 80D में कंफ्यूजन रहती है। 80C में क्या था? SSC, स्पाउस, सेल्फ एंड चिल्ड्रन। 80D कह रहा है चिल्ड्रन की जगह कर दो, सी की जगह कर दो DC, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। पेरेंट्स ऐड करो, और पेरेंट्स आर ऑलवेज एलिजिबल, एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर द पेरेंट्स। इसकी सेपरेट डिडक्शन है, अभी हम देखेंगे। एचयूएफ किसके लिए करेगा? तो मिलेगी एज ऑलवेज मेंबर्स ऑफ एचयूएफ के लिए। अब मैं आपको एक बात बता रही हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। किसी भी इंडिविजुअल को दो कैटेगरी में मिलेगी, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन की अदर के एक कैटेगरी। अगर पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट डिडक्शन मिल जाएगी। पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो सेपरेट। अगर उसने सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन की किया है तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 25,000, और अमाउंट पेड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। खुद मतलब एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप पेरेंट्स का है, एक ग्रुप किसका हुआ? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। दूसरा ग्रुप दूसरा ग्रुप किसका हुआ? पेरेंट्स का। ठीक है, अब सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन को कितनी मिल जाएगी? ओवरऑल 25, इन एज अ होल 25, एज अ होल 25। इतना ध्यान रखिए अभी, एज अ होल 25। वही अगर पेरेंट्स के लिए की है, अगर पेरेंट्स के लिए की है तो सेम है 25, और अमाउंट पेड विच एवर इज लोअर। बट अगर पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स क्या है? सीनियर्स हैं। पेरेंट्स अगर क्या है? सीनियर का मतलब 60 ईयर और मोर है, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी? 25 की जगह 50,000 हो जाएगी। देखो, अगर मैंने अपने स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए पे किया तो कितनी हो जाएगी? 25,000। मेरे पेरेंट्स 60 प्लस हैं, तो अगर मैं उनके लिए पे करूंगी तो उनके लिए 50 मिलेगी मुझे। तो इन टोटल मुझे कितनी मिल रही है? 25 प्लस 50, 25 प्लस 50। ठीक है, अब अगर मैं भी लेस देन 25 हूं, और सॉरी, मैं भी नॉट सीनियर सिटीजन हूं और पेरेंट्स भी नॉन सीनियर हैं, तो 25 इस केस में, 25 उस केस में, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 50,000। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। आई होप यू गोट माई पॉइंट। एक बंच बना दिया गया, पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए अलग से, एंड स्पाउस, एसएससी, एसएससी वहां याद रखो, यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? डीसी, सी का क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो 25 एज अ होल। अब एक बात बताओ, किस किस के लिए मिल जाएगी? चलिए देखते हैं हम और डिटेल में इसको देखते हैं। देखो,
नेचर ऑफ पेमेंट, किस टाइप की पेमेंट की जाएगी? अगर हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पे करना है, ध्यान रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस मस्ट बी पेड ऑलवेज अदर देन कैश। अगर कैश के अलावा पे किया है तभी मिलेगी। अगर इंश्योरेंस की अमाउंट इन कैश पे की है तो एलिजिबल एटीडी में नहीं है। देखिए, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अदर देन कैश, अदर देन कैश किया है तो कितना हो जाएगा? 25 और टोटल पे विच एवर इज लोअर, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद अगर किस किस चीज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप पे कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी पे कर सकते हो। तीन चीजों की रिडक्शन है, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और उसके बाद प्रिवेंटिव चेकअप। ये तीनों को मिला के, अगर ये तीनों को मिला के 25 के बाहर नहीं जाना है, इन तीनों को मिला के अपने वाले बंच में, अपने वाले बंच में मतलब सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के बंच में 25 के बाहर नहीं जाना है। एक और पॉइंट, प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम किसमें होना चाहिए था? अदर देन कैश। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कितने होना चाहिए था? अदर देन कैश। बट प्रिवेंटिव चेकअप कैन ऑल्सो बी पेड इन कैश, प्रिवेंटिव चेकअप कैन पेड इन कैश ऑल्सो, कैश में भी आप पे कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया है। उसके बाद सेम पॉइंट पेरेंट्स के लिए भी है। डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो, अगर यहाँ मैं भी, अगर मैं खुद भी सीनियर सिटीजन हूं तो मेरा भी यहाँ 50 लिमिट हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इन केस द पर्सन इज 60 और मोर प्लस रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दो चीजें 50 करने के लिए, दो चीजें चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स का केस है चाहे वो सेल्फ का केस है। 50 करने के लिए 25 को दो चीजें चाहिए, 60 प्लस होना जरूरी है और रेजिडेंट होना जरूरी है। 60 प्लस होना जरूरी है और रेजिडेंट होना जरूरी है। कंपेयर कर पा रहे हो दोनों पॉइंट्स को, पेरेंट्स के लिए भी सेल्फ के लिए भी। एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का जो पैसा आपने डिपॉजिट किया वो अदर देन कैश ही करना है, बट प्रिवेंटिव इज अलाउड इन कैश ऑल्सो। चलिए प्रिवेंटिव को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रिवेंटिव पे क्या है देखो, आप ये ध्यान रखो, एक बंच क्या हुआ? सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन का, इसकी ओवरऑल 25 से ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा बंच क्या हुआ? पेरेंट्स का, पेरेंट्स में भी 25 से ज्यादा नहीं मिलेगी। ये 25 50 कब हो जाएगा? जब 60 प्लस रेजिडेंट हो जाए कोई, जब 60 प्लस रेजिडेंट हो जाए तो फिर 25 का 50 हो जाएगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब पढ़ते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या कहता है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की एक कंबाइंड लिमिट है, चाहे वो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए किया हो और पेरेंट्स के लिए किया हो, दोनों को मिला के 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, ये ओवरऑल 25 से ऊपर नहीं जाएगा, ये ओवरऑल 25 या 50 से ऊपर नहीं जाएगा, एज द केस में भी, ठीक है। और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो कभी भी 5,000 से ऊपर नहीं जाएगा, इन टोटल 5,000 से ऊपर नहीं जाएगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। प्रिवेंटिव कैन बी पेड इन कैश ऑल्सो, प्रिवेंटिव कैश में भी पे कर सकते हो, बट जो ओवरऑल लिमिट है, देखो वैसे तो लिमिट 25 अलग उसकी होगी, 25 या 50 अलग उसकी होगी, बट 25 50 25 50 अलग अलग होगी, बट ओवरऑल तो लिमिट सेम रहने वाली है। बट एक सेपरेट देखेंगे अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को, अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को आप चेक कर रहे हो सेपरेटली तो वो भी इटसेल्फ 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और बाकी चीजें अगर नॉन कैश में होंगी तभी चलेगी, बट प्रिवेंटिव चेकअप कैश में हुआ तो चल जाएगा। अभी मैं इलस्ट्रेशन करवाने वाली हूँ तो आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट और देखिए, कुछ पॉइंट और, अगर कोई पर्सन 60 या 60 से ज्यादा है, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट है, इन केस उसका इंश्योरेंस नहीं हो पाया, इन केस किसी कारणवश उसका इंश्योरेंस नहीं हो पाया तो क्या होगा? उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर भी एलिजिबल हो जाएगा इस सेक्शन में डिडक्शन के लिए। वो करवा रही मैं सेक्शन, अगर कोई पर्सन 60 और मोर है प्लस रेजिडेंट है
तो बट उसका इंश्योरेंस किसी भी कारणवश नहीं हो पाया तो उसका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो एलिजिबल हो जाएगा। एग्रीगेट पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने आपको बता दिया 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए 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 फटाफट से देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ो पहले। देखो दो बंच बना लो, हमेशा उनको अलग अलग कर लो, एक पेरेंट स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसके बाद सॉरी सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन और पेरेंट्स का बंच अलग बना लो। मिस्टर ए 43 ईयर्स, सबसे बड़ी बात ए वाले केस में क्या आ जाएगा, ए वाले केस में लिमिट 25 रहने वाली है क्योंकि वो 43 का है। ठीक है, ओवरऑल लिमिट तो हमें पता चल गई कितनी रहेगी 25, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के देखना है। उसके बाद उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 23 का, ओके प्रीमियम कितना पे किया है 23 का, खुद का भी एज वेल एज वाइफ का भी, ओके है डन। He also paid medical insurance premium for 47,000 for his father, 47,000 जो कि 66 ईयर के हैं। जैसे ही हमने 66 पढ़ा हमें पता लग गया उनकी लिमिट कितनी हो गई 50,000, तो उन्होंने कितना पे किया 47,000। He contributed 4,800 to CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में उसने कितना पे किया, उसने पे किया कितना, उसने पे किया 4,800। अभी हम लिख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ऑल्सो इनकर्ड 3,000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो कैश में है, क्या अलाउड है जी, प्रिवेंटिव वाला कैश में अलाउड है। 3,000 उसने इसमें पे किए हैं और उसने पेरेंट्स के लिए भी प्रिवेंटिव चेकअप कराया है 4,500 का, वो चेक से दिया है, वो किससे दिया है, चेक से दिया है। सबसे पहली बात इंडिविजुअल सेल्फ स्पाउस के लिए 25,000 से ऊपर नहीं मिलेगा, तो प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम देखो 23 ओके एलिजिबल है। अब इसके पास कितनी लिमिट बच गई 25 से हटके, ओनली 2,000 आर अवेलेबल, तो 4,800 में से सिर्फ 2,000 ही इसको मिलेगी क्योंकि हम इसको 25,000 से ऊपर नहीं दे सकते हैं। तो प्रीमियम 23 मिल जाएगी, प्रीमियम देखो 23 मिल जाएगी, ठीक है प्रीमियम 23 मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 2,000 बचाया, बताओ आप चाहे उससे जितना मर्जी पे किया हो, ओवरऑल हम 25 से ऊपर नहीं जा सकते, तो प्रिवेंटिव तो अलाउड ही नहीं क्योंकि ऊपर वाला भी अलाउड नहीं हुआ, 25 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। तो ध्यान रखिए प्रिवेंटिव तभी आएगा जब लिमिट माइनस दिस, ठीक है। अभी तो ऊपर ही लिमिट पूरी हो गई तो इसको कितना अलाउड हो गया 25,000 अलाउड हो गया। अब पेरेंट्स के केस में देखो क्या होगा, पेरेंट्स के केस में क्या होगा 47 अलाउड है बिल्कुल, क्योंकि इनकी लिमिट कितनी हो गई है 50 हो गई है, तो 47 अलाउड है। और इनके पास कितना खर्चा हो रहा है 4,500 है, 4,500 है, बट हमारे पास कितनी सीलिंग है 50 तक, तो हम इनका प्रिवेंटिव मैक्सिमम कितना लेंगे 3,000 लेंगे, तो इनका भी 50 कंप्लीट हो गया। अब चेक करो, अब चेक करो ओवरऑल प्रिवेंटिव चेकअप 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ तो प्रिवेंटिव कुछ भी नहीं आया, यहाँ तो प्रिवेंटिव कुछ भी नहीं आया और यहाँ पे 3,000 आ गया, ओके है विद इन 5,000 की लिमिट है डन। कैश में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रिवेंटिव चेकअप इज अलाउड इन कैश ऑल्सो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, हियर वी आर डन विद द 80C एंड 80D। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूइंग विद द डिडक्शन पार्ट 2, और भी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, दीज टू वर द मोस्ट, इसलिए मैंने सबसे पहले करवाई है। विल कंटिन्यू विद अनदर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।